नमस्कार छात्र छात्राओं, आज हम पुनः एक नया वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आए हैं। आज का वीडियो हिंद महासागर में भारत की इस राज्य की स्थिति पर है। आज का जो ये वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है, साथ ही साथ एमए और बीए के छात्र छात्राओं के लिए भी यह उपयोगी होगा। मैं डॉक्टर अतुल चंद आप लोगों को हिंद महासागर के बारे में बताऊंगा। संक्षेप में कोशिश करूंगा कि कम समय में अधिक से अधिक बता सकूं। आप अंत तक वीडियो देखिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। सबसे पहले मैं बताऊं कि हिंद महासागर प्राचीन काल से ही इस राज्यिक महत्व का केंद्र रहा है। आप जानते होंगे हजारों साल पहले भारत के पांड्य और चेर राज्य जो थे, शासक थे, उन्होंने हिंद महासागर को अपनी क्रीड़ा स्थली बना रखा था और हजारों वर्ग मील क्षेत्र पर उन्होंने कब्जा कर रखा था। कालांतर में 15वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियों का आगमन हुआ और वह हिंद महासागर के आर्थिक और स्थानिक महत्व को समझे और उन्होंने अपना उपनिवेश बनाने का प्रयास प्रारंभ किया, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, डच, पुर्तगाली आदि राष्ट्र शामिल थे। ये सभी राष्ट्र इस क्षेत्र में उपलब्ध प्रचुर खनिज संसाधनों को देखते हुए और अपने आर्थिक बाजार को देखते हुए इस क्षेत्र में अपना उपनिवेश बनाना प्रारंभ कर दिए। किंतु इसमें ब्रिटेन ने अपने शक्तियों को, अपनी नौसैनिक शक्तियों को बढ़ाकर इस पूरे हिंद महासागरीय क्षेत्र में अपना उपनिवेश बना लिया और एक स्थिति ऐसी रही कि हिंद महासागर जो है ब्रिटिश झील के नाम से जाना जाने लगा था। यह विश्व का एकमात्र ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर रखा गया है। इंडियन ओशन जो भारत के नाम पे रखा गया है, हिंद महासागर जिसको कहा जाता है, इंडियन ओशन कहा जाता है। यह भारत के लिए अत्यंत गर्व की बात है कि भारत के नाम पर एक महासागर का नाम रखा गया है। यह महासागर हिंद महासागर के नाम से जिसे जाना जाता है, इंडियन ओशन के नाम से जाना जाता है। आज के समय में पुनः यह इस राज्यिक महत्व केंद्र बना हुआ है और महाशक्तियों के शक्ति के प्रदर्शन का अखाड़ा भी बना हुआ है। समय समय पर रूस, अमेरिका, चीन आमने सामने इस क्षेत्र में होते रहते हैं। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से विश्व का अधिकांश व्यापार इस क्षेत्र से होता है, तेल का अधिकांश व्यापार इस क्षेत्र से होता है, इसलिए इस राज्यिक महत्व केंद्र बना हुआ है। भारत के लिए भी बहुत स्ट्रैटेजिक महत्व केंद्र है क्योंकि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा दोनों इससे जुड़ी हुई है। इसलिए भारत का स्ट्रैटेजिक वातावरण इससे प्रभावित होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है और इसके महाशक्तियों का इसमें किस तरह से प्रतिस्पर्धा हो रही है। तो भौगोलिक क्षेत्र के बारे में सबसे पहले बता दूँ कि इसके उत्तर में भारतीय महाद्वीप है, दक्षिण में दक्षिण ध्रुवीय महासागर है, पूर्व में हिंद चीन सुंदर द्वीप समूह और ऑस्ट्रेलिया है, पश्चिम में पूर्वी अफ्रीका से घिरा हुआ है। यह विश्व का तीसरा बड़ा महासागर है और विश्व के संपूर्ण जल स्रोत का 20% जल यह समाहित किए हुए है। इसके जो मुख्य द्वीप है उसमें मेडागास्कर जो विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, रियूनियन द्वीप, कोमोरोस द्वीप, सेशेल्स द्वीप, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका और इंडोनेशिया द्वीप इसमें इस हिंद महासागर के प्रमुख द्वीपों में शामिल हैं। इंडोनेशिया के लगभग 11,000 द्वीप हिंद महासागर में फैले हुए हैं। खनिज संसाधन से क्षेत्र भरपूर है। यह तेल, मछली, खनिज संसाधन इसमें बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा भी बनी हुई है। इसके स्ट्रैटेजिक महत्व के बारे में बताऊं तो विश्व के तेल व्यापार का 2/3 हिस्सा इस क्षेत्र से होता है। संपूर्ण माल परिवहन का 1/3 हिस्सा इस क्षेत्र से गुजरता है। यह 40 देशों को स्पर्श करता है। इसके तटों पर विश्व की 40% जनसंख्या निवास करती है। चीन के लिए भी यह महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन का 40% तेल का आयात निर्यात इसी रास्ते से होता है, तेल और गैस का आयात इसी रास्ते से करता है। साथ ही साथ उसका 80% जो व्यापार जो है हिंद महासागर के रास्ते ही होता है। भारत के लगभग 70% तेल का आयात हिंद महासागर के क्षेत्र से ही होता है।
इसके महत्व को देखते हुए ही चीन ने इस क्षेत्र में अपनी शक्तियां बढ़ाना प्रारंभ कर दी हैं और उसने एक स्ट्रेटजी के तहत काम कर रहा है जिसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का नाम दिया गया है। और इस स्ट्रेटजी के तहत वो हिंद महासागरीय जो तटीय राष्ट्र हैं वहाँ पे अपने बंदरगाहों का निर्माण कर रहा है, वहाँ कोशिश कर रहा है कि अपने सामरिक ठिकाने बनाए, वहाँ के राष्ट्रों को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहा है। जो वहाँ पे बंदरगाह बना रहा है उसका जो है पट्टा कई सौ वर्षों तक या 50 वर्ष 100 वर्ष 70 वर्षों तक करके अपने क्षेत्र में लेने का प्रयास, अपने कब्जे में लेने का प्रयास कर रहा है। तो इस तरह से चीन की सक्रियता बढ़ी है, क्योंकि जैसे ही ब्रिटेन की सक्रियता हिंद महासागर क्षेत्र से कम हुई वैसे ही महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा इस क्षेत्र में अपनी शक्तियां बढ़ाने को लेकर के प्रारंभ हो गई। इसमें सबसे पहले अमेरिका ने नौसैनिक अड्डा बनाया और अपना एक बेस कैंप टाइप का बनाया जहां पे उसने परमाणु मिसाइलों को भी तैनात कर रखा है और वहां पे उसके जंगी बेड़े हमेशा वहां पे रहते हैं। इस क्षेत्र में जो चीन की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति है उसने कहां पे अपने बंदरगाहों का निर्माण किया है उसके बारे में बताता हूं। चीन ने जो है सबसे पहले जो है 2008 में जो है 19 चीनी नौसैनिक कार्यबल इस क्षेत्र में आए और अपना गतिविधि बढ़ाने शुरू कर दी। 2014 से चीनी खुफिया जानकारी वाले जहाज पनडुब्बियां नियमित तौर पर इस क्षेत्र में परिभ्रमण करते रहते हैं। चीन ने जो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की तरह जो बंदरगाहों का निर्माण किया है उसमें पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह है, ग्रीस में पिरायुस बंदरगाह, जिबौती बंदरगाह, श्रीलंका में हम्मन तोता बंदरगाह, मालदीव में फेदहू फिनलहू द्वीप में अपना सामरिक ठिकाना बनाने का प्रयास कर रहा है, म्यांमार के कप्यू द्वीप में जो है अपना सामरिक ठिकाना बनाने की कोशिश में है, मलेशिया के साथ सहयोग बढ़ा रहा है। तो इस तरह से चीन जो है इस क्षेत्र में अपने स्ट्रैटेजिक शक्ति को मजबूत करने के प्रयास में है। समय समय पर अपने परमाणु पनडुब्बी को भी वह इस क्षेत्र में उतार रहा है जो कि भारत के लिए भी खतरे की घंटी है। एक तरह से ऐसा लगता है कि वो भारत को घेरने का ही प्रयास कर रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो नीति है उसके तहत वो भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि वो जितने भी उसके स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में ठिकाने बने हैं वो भारत को ऐसा लगता है कि भारत को केंद्रित करके बनाए गए हैं। अब इस क्षेत्र में बताऊं कि अमेरिका का डियो गार्सिया द्वीप पे अपना ठिकाना बना रखा है, रूस भी इस क्षेत्र में सक्रिय है। 1971 में अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा पाकिस्तान की ओर से लड़ने के लिए भेजा था। उसी समय रूस ने भी जो है अपने कुर्स नामक पनडुब्बी को हिंद महासागर में उतार दिया था। ऐसा लग रहा था कि अब विश्व महायुद्ध उत्पन्न, तीसरा विश्व युद्ध उत्पन्न होने की स्थिति आ गई थी, किंतु बाद में दोनों महाशक्तियों ने हिंद महासागर से अपने अपने सक्रिय जंगी बेड़ों को वापस पीछे खींच लिया। इस तरह से एक विश्व युद्ध होने से बच गया। तो यह इस क्षेत्र की स्ट्रैटेजिक महत्व को ही प्रदर्शित कर रहा है, परिलक्षित कर रहा है। भारत भी इस क्षेत्र में अपना शक्ति को बढ़ाने के प्रयास में लगा हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी ने इसके महत्व को समझा है और इस क्षेत्र के तटीय राष्ट्रों के साथ सहयोग बढ़ाने का प्रयास प्रारंभ कर दिया है। और इसके बारे में बताऊं कि भारत ने बांग्लादेश के साथ सागर तटीय नौवहन समझौता किया है, ईरान में चाबहार बंदरगाह का निर्माण कर रहा है, सेशल्स द्वीप के साथ भी सहयोग कर रहा है, सहयोग बढ़ाने की कोशिश में है, श्रीलंका के साथ सहयोग बढ़ाने की कोशिश में है। भारत ऑस्ट्रेलिया स्वर्ण चतुर्भुज योजना के तहत काम कर रहा है जो चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जवाब होगा। इंडोनेशिया एवं सिंगापुर के साथ सहयोग प्रारंभ कर दिया है। भारत ने अपने परमाणु पनडुब्बी चक्र को उतार रखा है। अरिहंत बेड़ा भी हिंद महासागर में भारतीय हितों की रक्षा करने में समर्थ है। तो इस तरह से भारत भी इस क्षेत्र में अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए अपने जंगी बेड़ों को और अपने सुरक्षित ठिकानों को बनाने के प्रयास में है। भारत भी इस क्षेत्र की महत्ता को समझते हुए अपनी शक्ति को बढ़ाने के प्रयास में लगा हुआ है, अपने स्ट्रैटेजिक हितों को साधने की कोशिश में लगा हुआ है और इस कोशिश में वह अपने परमाणु पनडुब्बी के साथ साथ मिसाइलों को भी तैनात कर रहा है। परमाणु मिसाइलों को भी कोशिश कर रहा है कि इसमें तैनात किया जा सके और परमाणु पनडुब्बी को भी उसने निर्माण कर रखा है। विध्वंसक बेड़ा भी इस क्षेत्र में है। भारत की लगातार पनडुब्बियां और बेड़े जो है इस क्षेत्र में गश्त लगाते रहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में उसके स्ट्रैटेजिक हित जुड़े हुए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत अधिक फायदा मिलेगा और हमारे इस वीडियो को आप देखेंगे और इससे लाभान्वित होंगे, आप नोट्स बनाएंगे। धन्यवाद।